बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू दी शो। मैं हूं आपका मेज़बान रियाज गुल। नाज़रीन, एवरी थर्सडे ऑन वीनस टीवी 8 to 9 PM मैं लेके आता हूं यूके लॉ विद रियाज गुल, जिसमें मैं आपकी लाइव फ़ोन कॉल लेता हूं और आपके साथ शेयर करता हूं इमिग्रेशन लॉ एंड ह्यूमन राइट्स। नाज़रीन, अगर आपको या आपके किसी अजीज़ को इमिग्रेशन से जुड़ा कोई मसला हो तो आप भी कॉल करके अपना सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ हमारा ईमेल एड्रेस आपको स्क्रीन पर नज़र आना शुरू हो जाएगा। अगर आपका इमिग्रेशन से, फैमिली लॉ से या कोई कॉन्फिडेंशियल एडवाइस चाहिए तो आप मुझे ईमेल करेंगे। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको आपकी सपोर्ट कर सकूँ। तो नाज़रीन, बिला वक्त ज़ाया के बढ़ते हैं आज की फ़र्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम रियाज साहब। वालेकुम अस्सलाम। रियाज साहब, जो 2.5 साल का जो मुझे मिला है तो वो ह्यूमन राइट्स पे मिला है। ठीक। तो अपने तो लगेसी के लिए आपने कुछ क्या है, लगेसी में उन्होंने डिसीजन नहीं किया, तो क्या उसके लिए आपने चैलेंज कर सकते हैं कोर्ट में? ठीक। बस। साजिद साहब, आपका शुक्रिया। माशाल्लाह काफ़ी रेगुलर आप कॉल्स करते हैं और मेरा ख्याल है कि 2.5 साल का वीज़ा मिला हो, ये ना कि 2.5 साल आप एडवाइस लेते रहें। अब जिन लेगसी में सिर्फ उन लोगों को कंसिडर कर रहे थे जिन्होंने मार्च 2007 से पहले असाइलम क्लेम किया था। अब जिनको तो उस वक्त उन्होंने इंडेफिनेट दे दिया, फेयर इनफ, या जिस किसी को डिस्क्रिप्शन लीव मिल गई, फेयर इनफ। लेकिन मोस्ट लाइकली देखने में ये आया है कि 9 जुलाई 2012 से जो नया लॉ आया है, इसके मुताबिक किसी की एप्लीकेशन या बच्चों के साथ है या किसी तरीके से भी जिसको अब ग्रांट हो रही है डिस्क्रिप्शन लीव, तो वो 2.5 साल की हो रही है। अनफॉर्चुनेटली मेरा ख्याल है कि अभी सूटेबल ऑप्शन नहीं हुआ कि अभी आपको चैलेंज करें कि मैं इंडेफिनेटली क्वालिफाइड करता था, आपने क्यों मुझे 2.5 साल का वीज़ा दिया। तो ये जो वीज़ा मिला है ये भी अब होम ऑफिस ने अपनी डिस्क्रिप्शन पार यूज़ करते हुए आपको दिया है। तो इसलिए साहिब साहब, मेरी आपको एडवाइस ही होगी कि जो 2.5 साल का वीज़ा मिला है इसी तरीके से आप अपने को कैरी ऑन करें, और जो कि आप 4 एक्सटेंशन जो कि 10 साल पूरे होने पे आप इंडेफिनेटली क्वालिफाइड हो जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर आपने कोई और चाहते हैं तो फिर बेस्ट होगा कि जो आपके सोलिसिटर हैं उनके पास जाएं, उनको डिस्कस करें, वो जो एडवाइस करें तो प्लीज़ उसको फॉलो करें ताकि आपको कोई फ्यूचर में प्रॉब्लम ना आए। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं 2010 में ना इधर आया था, तो स्पाउस वीजा अप्लाई किया था ना शादी करके। ठीक। तो उस टाइम ना नया नया टेस्ट आया था, इंग्लिश टेस्ट जो है ना। ठीक। तो वो किसी ने गाइड नहीं था सही किया, तो मैंने ई सॉल्व करके तो होम ऑफिस को ना अपने पेपर सेंड कर दिए। ठीक। तो होम ऑफिस ने मुझे ना स्पाउस वीजा रिजेक्ट करके लीव टू रिमेन इन द यूके डिस्कसी लीव इस तरह करके वीजा दे दिया 3 साल का ना। ठीक। तो नेक्स्ट ईयर अब मेरा वो 3 साल का खत्म हो रहा है वीजा ना, 24 मार्च को। ठीक। तो 3 साल हो गए, मुझे जॉब भी नहीं कोई मिली, कोई मैं टैक्स वगैरह नहीं, कुछ नहीं भी गया। लेकिन अभी मेरी एक बेटी है माशाल्लाह ना, 6 मंथ की हो गई है। सवाल क्या है आपका? सवाल मेरा ये है कि मुझे अब नेक्स्ट ईयर मैंने वीजा अप्लाई करना है दोबारा, नेक्स्ट एक्सटेंशन के लिए 3 साल की। ठीक। ठीक है। तो उसके लिए मुझे वे स्लिप जरूरी है मेरी, या मेरी वाइफ भी मैटरनिटी लीव पे थी अभी 9 मंथ ना, उसको अब अक्टूबर के बाद पे मिलनी बंद हो जाएगी, 9 मंथ मिलेगी, उसके बाद नहीं वे स्लिप उसकी मिलेगी। ठीक। अब मेरे पास जॉब भी नहीं है, उसकी भी वे स्लिप नहीं है, तो क्या उसका हल है या मेरी क्या सूरत हाल होगी? ठीक। लॉ से हटके मैं आपको पर्सनल एडवाइस करना चाहूँगा। आप प्लीज़ कोशिश करें, आजकल तो यहाँ पे स्टाफ की शॉर्टेज है, आप सबसे पहले अपनी जॉब को मेंटेन करने की कोशिश करें, अप्लाई करें। कोई ये रीज़न नहीं है कि आपको फुल टाइम काम करने की इजाज़त हो और आपको जॉब ना मिले। लेकिन एनीवे, रिगार्डिंग योर इमिग्रेशन मैटर्स, आपको क्योंकि डिस्कशन ली मिली थी, अब इसमें किसी किस्म की कोई कंडीशन नहीं है कि आपके पास जॉब हो, थ्रेशोल्ड हो, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। एज़ फार एज़ जो आपके सर्कमस्टांसेस थे कि वही कि आपकी वाइफ और बच्चे आपके साथ हैं, आप वो आपके डिपेंडेंट हैं, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे एक्सटेंशन मिल जाएगी। लेकिन मेरे तमाम व्यूअर्स माइंड ना करें, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि प्लीज़ कुछ खुद भी कंट्रीब्यूट करें ताकि जो केस वर्कर है उसके भी एक ईजी हो आपको ग्रांट करना, वीज़ा देना या आपको एक्सटेंशन देना। तो इसलिए बेहतर है कि कुछ थोड़ा सा कंट्रीब्यूट आप भी करें, काम करेंगे, डेफिनेटली आपको इंसेंटिव होगा, पैसे आपके पॉकेट में आएंगे। लेकिन जो केस वर्कर होगा उसके लिए आसानी होगी कि आपको वीज़ा देने के लिए। लेकिन एज़ फार एज जो इमिग्रेशन रिक्वायरमेंट्स हैं, आप पे किसी किस्म की कोई कंडीशन नहीं है, आप अपने आप को बच्चों के साथ रह रहे हैं, आपको एक्सटेंशन मिल जाएगी। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए।
अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम मेरा थोड़ा अस्सलाम। सा ना लंबा क्वेश्चन है कि मैंने लास्ट ईयर नए रूल 18,600 से पहले मैंने अप्लाई किया था वीजा, स्पाउस वीजा। ठीक तो उन्होंने मेरे पे एलिगेशन लगाया, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि जी आपका 18,600 कंप्लीट नहीं हो रहा। उन्होंने मुझे वीजा रिफ्यूज कर दिया। मेरी एप्लीकेशन अपील पे गई, अपील उन्होंने विड्रॉ कर ली। उसके बाद उन्होंने ना, मेरी बेटी पैदा होने वाली थी उन दिनों में, उन्होंने बेटी के डॉक्यूमेंट्स मांगे, सारे मांगे, और उन्होंने मुझे ना आउट ऑफ इमिग्रेशन वीजा 3 माह का दिया। ठीक अब 3 माह का वीजा मुझे मिल गया और मैंने अब दोबारा वीजा अप्लाई किया, मगर अब ये है कि मेरी वाइफ भी मैटरनिटी लीव पे है और उसकी भी वेज जो है 18,600 पूरी नहीं हो रही है। और मेरी मुझे जो एक, मैं स्टूडेंट भी आया था वैसे, ठीक और मुझे जो दोबारा काम का मिला 3 माह के लिए, उनमें से मैंने दोबारा अपनी वेज स्लिप जो काम शुरू किया है उसमें करके मैंने उनको किया, मगर वाइफ की 18,600 नहीं हो रही, मेरी सिर्फ 2 माह की है। ठीक। तो अब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि इसमें मेरा नेक्स्ट प्रोसीजर क्या हो सकता है, क्योंकि मैंने वाइफ के डॉक्यूमेंट्स और बच्ची के डॉक्यूमेंट्स आपके साथ साथ भेजे हैं। तो जब आप कोर्ट में इसमें गए थे तो फिर आपने उनके जब विड्रॉ किया था तो आपने उसको फिर परसू क्यों नहीं किया, चैलेंज क्यों नहीं किया 3 माह वाले जो वीजे को? मुझे उन्होंने कहा था कि मुझे इस पे कोई राइट ऑफ अपील नहीं है, क्योंकि मैं कोर्ट में, उन्होंने अपील विड्रॉ की थी, मैंने नहीं की थी। तो उन्होंने साथ जो मुझे वीजा दिया था आउट ऑफ इमिग्रेशन रूल्स का, उसमें उन्होंने कहा था कि आप इस पे अपील नहीं कर सकते। ओके, आपकी कॉल का शुक्रिया। देखें, शायद मैं इतनी तफसील से आपसे लाइव जा रही हैं और टाइम हमारे पास शॉर्ट है, मैं जैसे डिटेल्स में ना जा सकूँ आपके साथ। देखें, बेसिक प्रिंसिपल ये है कि आपने नए पुराने रूल्स के मुताबिक 9 जुलाई से पहले अप्लाई किया, जो रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहे थे, अनफॉर्चुनेटली उन्होंने रिफ्यूज़ कर भी दिया, तो तब भी आप क्वालिफाइड करते थे कि जब अपील में गए, कोर्ट में गए, या जब भी डिसीजन आया, आपको वीज़ा पुराने लॉ के तहत मिलता। लेकिन आप ये कहते हैं कि आपको 3 साल की डिस्कशन नहीं मिलती है, 3 माह की डिस्कशन ही, मुझे थोड़ी सी हम कन्फ्यूज़ हूँ। या फिर उस वक्त जब कन्फ्यूज उन्होंने दिया था, विड्रॉ किया था, उस वक्त चैलेंज कर लेते, या वीज़ा मिला था उस वक्त चैलेंज कर लेते, या अभी भी टाइम इतना ज़्यादा नहीं गया, आप अभी भी उनको चैलेंज करें? क्योंकि रीज़न ये है कि आपने पुराने लॉ के मुताबिक अप्लाई किया, अब उसके बाद उन्होंने आपकी एप्लीकेशन को या उन्होंने अपने डिसीजन को विड्रॉ किया। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका क्लेम है इसको होम ऑफिस एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन एक्सेप्ट करने के साथ साथ आपको 3 माह का वीज़ा मिल रहा है। ये नॉर्मली देखने में आया है कि जब स्टूडेंट्स वगैरह अप्लाई करते हैं तो उनको एक वो जो ये प्रोबेशन टाइम देते हैं ताकि वो अपना कैश वगैरह अरेंज करें, बैंक से अरेंज करें और नए कॉलेज में एडमिशन लेके वीज़ा अप्लाई करें। लेकिन आपने एज ए स्पाउस वीज़ा अप्लाई किया, मुझे लगता है कि शायद केस वर्कर इस केस को ओवरलुक किया है। बिल्कुल आर्गुएबल केस है, आप इसको चैलेंज करें, वरना अनफॉर्चुनेटली आपको फिर 6 मंथ की वेज स्लिप्स प्रूफ और थ्रेशोल्ड प्रूव करना होगा, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं शादी बोल रहा हूँ लंदन से। मेरा क्वेश्चन ये था सर, अगर मैं अपनी वाइफ को विजिट वीजे पे बुलाना चाहूँ तो मुझे क्या डॉक्यूमेंट शो करनेंगे प्लीज? बिल्कुल, जो विजिट के लिए होता है कि आपके पास अकोमोडेशन है, उनका सिर्फ जो मकसद है वो सिर्फ और सिर्फ यूके में आना है, एज ए विजिट करना है, और उसके बाद उसने फ़ौरन वापस चले जाना है। और इसके अलावा आपके पास अकोमोडेशन हो, फंड्स हो, आपकी मिसेज का जो आने की इंटेंशन सिर्फ शॉर्ट टाइम के लिए हो। लेकिन क्वेश्चन ये होगा कि आप जब वो पूछेंगे कि आप मैरिड हो, यस, आपके हस्बैंड कहाँ पे हैं, यूके में हैं, क्या सैर करने जा रहे हो, तो इमिग्रेशन दे गोना बी सस्पिशियस कि वाई आप उसको सेटलमेंट अप्लाई क्यों नहीं कर रहे, क्यों सैर करने जा रहे हो। ये एक पार्ट होगा जो इमिग्रेशन ऑफिसर शायद थिंक करे इस बारे में। लेकिन एज फार एज जो आपका क्वेश्चन है, आपके पास सफिशिएंट अकोमोडेशन हो, फंड्स हो, आपकी वाइफ का जो आने का मकसद सिर्फ यहाँ पे सैर करना है और उसके बाद उसने विद इन अ टाइम वापस जाना है, तो उसको वीज़ा मिल जाना चाहिए। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो जी फरमाइए। या अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। या मैं इधर 12 साल से रह रहा हूँ, हस्बैंड वाइफ दोनों, ठीक और मेरी बेटी 7 साल की हो गई थी दिसंबर में और मैंने अप्रैल में अप्लाई किया हुआ था। फिंगरप्रिंट हो गए, उस बात को करीबन 14 वीक हो गए। ठीक। तो आजकल सुनने में आ रहा है कि वो मतलब और कितना टाइम लगेगा, मतलब और आजकल सुनने में आ रहा है कि वो रिजेक्ट करे और कोर्ट में भी नहीं दे रहे। ठीक, तो जरा आपकी इस कॉल बारे का में थोड़ा शुक्रिया। गौर से टाइम बताएंगे पे शायद मैं ज़्यादा और आपको बहुत एडवाइस कंफ्यूज ना है कर क्योंकि हर कोई बोल रहा है कि कोर्ट में भी नहीं दे रहे। प्लीज। ठीक, आपकी कॉल का शुक्रिया। देखिए, टाइम पे शायद मैं एडवाइस ना कर सकूँ। टाइम 6 मंथ से लेके 1 ईयर तक लग रहा है। जो रिजल्ट आएगा आप वेट करें, जो भी रिजल्ट आएगा सुनने से छोड़ें। अगर कोई कुछ कह रहा है, एज़ फार एज जो भी रिजल्ट आए आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। आप बिल्कुल, अगर उन्हें एक्सेप्ट कर लिया
वेरी गुड, 2.5 साल की आपको लीव मिलेगी और 4 एक्सटेंशन के बाद आप क्वालिफाइड करेंगे इंडेफिनिट के लिए। लेकिन अगर ऐसी बात नहीं होती तो फिर अगर अनफॉर्चुनेटली रिफ्यूज़ करते हैं तो आपको राइट ऑफ अपील मिलेगा, आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। जब कोर्ट में जाएंगे तो जो जज होते हैं वो बिल्कुल नहीं ऐसे नहीं देखते, वो हमेशा बैलेंस पे जाके डिसीजन देते हैं। आप अपनी एविडेंस दें एंड देन विश यू गुड लक। थैंक्स फॉर योर कॉल। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, मैं ILR अप्लाई करने जा रहा हूँ दिसंबर में। सर, ये मैं पूछना था कि मैं इधर लाइक 10 ईयर से हूँ ऑन स्टूडेंट वीजा, और एक बार मैंने अपनी एक्सटेंशन करवाई थी स्टूडेंट वीजे की, और उन्होंने इन टाइम की एप्लीकेशन की थी, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था कि तेरे पास प्रोग्रेस नहीं है और ये तेरा कोर्स बिलो डिग्री लेवल है। तो फाइनली मैं वो अपील में जीत गया था, तो उसके बाद सर वो मेरे को उन्होंने ग्रांट कर दिया था वीजा। तो पूछना चाहता हूँ इसका कोई इफेक्ट पड़ेगा सर मेरा 10 ईयर नहीं, इस पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने एप्लीकेशन इन टाइम की थी, रिफ्यूज हो गया, कोर्ट में गए, अपील ने आपकी फेवर में डिसीजन दे दिया, तो ऑटोमेटिक इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका बेसिक क्लेम था वो राइट था, होम ऑफिस ने रॉन्गली आपके केस को रिफ्यूज किया, और जो टाइम आपने स्पेंड किया वो जो आपका 10 ईयर्स का क्लॉक है उसमें बिल्कुल कोई गैप नहीं है। एज फार एज आपके 10 साल पूरे होते हैं, आप अपना लाइफ इन यूके टेस्ट पास करते हुए कुछ चीज़ और साथ लगाने की जरूरत नहीं है, आप अप्लाई करें, आपको इंडेफिनिट मिल जाएगा। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, मुझे तकरीबन 18 साल हो गए इस कंट्री में। ठीक। और मैंने अप्लाई किया था इंडेफिनिट लीव के लिए 14 साल की बेस पे 2010 में। ठीक। तो उन्होंने मुझे रिफ्यूज कर दिया था। उसके बाद मैंने रिकंस्टिट्यूशन में भेजा हुआ है, 2 साल से उनको लेटर लिख रहे हैं लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तो अब मैं जा रहा था जुडिशनल रिव्यू पे। ठीक। तो आप मुझे प्लीज बताएं कि मेरे लिए क्या बेहतर रहेगा। आप कैसे आए थे यूके में? आप यूके में किस वीजे पे आए थे? जी, मैं विजिट वीजे पे आया था किसी दूसरे के पासपोर्ट पे। ठीक। जब भी आप क्लेम करते हैं कि मैं 10 साल से, 20 साल से, 12 साल से, 14 साल से इस कंट्री में हूं, तो आपको एस्टेब्लिश करना पड़ता है कि आप इंटर हुए थे स्पेसिफिक टाइम पे। अगर जनरल, क्योंकि आपके शायद केस में यही प्रॉब्लम आ रही कि आपका ये एस्टेब्लिश करना कि आप वही शख्स हैं जो 18 साल पहले आए थे, दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट। आप अगर ये एस्टेब्लिश कर जाएँ, रिगार्डलेस आपने किसी एजेंट ने आपको रॉन्ग एडवाइस की या कोई पासपोर्ट कुछ भी किया, लेकिन एज़ फार एज आप यहाँ पे इंटर हो गए, उसको प्रूव कर लें, एस्टेब्लिश कर लें, तो मेरा नहीं ख्याल कि प्रॉब्लम होगा। और सेकेंडली आपने पुराने रूल्स के तहत अप्लाई किया था, उनको कंसिडर करना चाहिए। लेकिन अब नए लोग ये कहते हैं कि अगर आप यहाँ पे रहें तो 20 ईयर्स के बाद आप क्वालिफाइड करेंगे, लेकिन आपने जुलाई 2012 से पहले अप्लाई किया था, जब ये रूल्स ये था कि अगर 14 यहाँ पे गुजार लें तो आप क्वालिफाइड करते हैं। बिल्कुल बेसिक बात पे जाएं। अगर आपका जो सोलिसिटर्स हैं उनको प्लीज़ कहें कि आप इसको सबसे पहले इस्टेब्लिश करें कि आप 18 साल पहले जो भी आप डेट बता रहे हैं, जिस नाम पे, जिस आईडी पे आप इंटर हुए थे, दैट्स यू आर द पर्सन। अगर ये इस्टेब्लिश कर जाते हैं तो बिल्कुल होम ऑफिस को वीज़ा देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर वो नहीं देते तो बिल्कुल आपके पास स्ट्रॉन्ग केस है, इसको चैलेंज करें, हाई कोर्ट में लेके जाएं, और देयर इज़ अ प्रीटी श्योर कि आपके फेवर में डिसीजन जाएगा। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रियाज भाई, मेरा नाम सलीम, मैं लिवरपूल से बोल रहा हूँ। मेरे कुछ क्वेश्चन थे थोड़े से। रियाज भाई, मेरे पास ब्रिटिश पासपोर्ट है। ठीक। तो और मैंने वाइफ के लिए अप्लाई करना था, तो मैं अभी तकरीबन 2 ईयर से काम कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक। तो अभी तक मैंने नियरली 16-17,000 का काम किया हुआ है। ठीक। और मेरे जो पे स्लिप्स हैं सब है, मेरे पास हाउस भी है, यानी मैं कौंसल टैक्स पे कर रहा हूँ, सब कुछ टाइम पे, एवरीथिंग। तो वाइफ मेरी उधर, वो उसने भी लाइफ इन द यूके टेस्ट पास कर लिए हैं। ठीक। तो अभी मुझे ये मालूम पता करना था कि क्या मैं अगर अभी अप्लाई करूं तो इसमें मैं, यानी एक्चुअली मेरी जो मेन प्रॉब्लम है वो सेविंग नहीं है, क्योंकि मैं जितना काम कर रहा हूँ उतनी मेरी जा भी रही है आगे से मेरे, यानी मैं रेंट पे कर रहा हूँ, कौंसल टैक्स वगैरह, तो उसमें बहुत ज्यादा मेरे अखराजात भी हैं। तो क्या इसमें इस थ्रू मुझे आप कुछ गाइड दे सकते हैं प्लीज? थैंक यू। सलीम साहब, आपकी कॉल का शुक्रिया। जो आपने कहा कि जितने कमा रहे हैं उतने खर्च कर रहे हैं, सेविंग नहीं है, जब वाइफ आएगी तो हाउ यू कैन सर्वाइव, फर्स्ट पार्ट। लेकिन ये कोई इतना उनका जो होम ऑफिस का इस पे कोई इतना ज़्यादा कंसर्न नहीं है। होम ऑफिस या लॉ के मुताबिक ये है कि अगर आपकी वाइफ यूके में आपके डिपेंडेंट के तौर पे अप्लाई करना चाह रही है
तो आपको जो सबसे एक चीज़ है वो आपका थ्रेशोल्ड इनकम होनी चाहिए। उसकी रिक्वायरमेंट है कि आपकी 1 साल की इनकम 18,600 पाउंड होनी चाहिए और आपने 6 मंथ की वेज स्लिप, 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट, जितनी आपकी वेज स्लिप बनती है उतने ही पैसे आपके बैंक में शो होने चाहिए। कैश या ये बोलने कि मैं ले रहा हूँ वो एक्सेप्टेबल नहीं है। हमेशा वेज स्लिप्स के मुताबिक आपकी बैंक स्टेटमेंट मैच करनी चाहिए और आपने 6 मंथ का प्रूफ देना है। अगर साल का दे सकें फेयर इनफ, लेकिन 6 मंथ का मस्ट यू हैव टू अटैच विद एप्लीकेशन। तो उसके में इसका मतलब हुआ कि आपकी 9,300 पाउंड आपने रिसेंट जो लास्ट 6 मंथ हैं उसमें कमाया हो। वेज स्लिप्स, बैंक स्टेटमेंट आप लगा के भेज दें। अच्छी बात है कि आपके पास थोड़ी बहुत सेविंग हो, लेकिन बिल्कुल ये भी ना हो कि आप ओवरड्राफ्ट जा रहे हों या आपके अकाउंट में 100-200 पाउंड पड़ा हो। थोड़े से पैसे होने चाहिए। अगर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपके 10,000 पाउंड पड़ा हो या 5,000, लेकिन जो नॉर्मल 2-3,000 पाउंड भी हो तो एक्सेप्टेबल है। लेकिन आपका अकाउंट अगर ओवरड्राफ्ट हुआ तो शायद फिर इफेक्ट हो सकता है। साथ ही साथ आपकी वाइफ को वहाँ से इंग्लिश सर्टिफिकेट पास करना होगा। आपके पास सफिशिएंट अकोमोडेशन है, सर्टिफिकेट लगाएं, काउंसिल का लेटर लगाएं, वो साथ लगा के भेज दें। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास अकोमोडेशन फंड्स हैं कि विदाउट रिकोर्स टू द पब्लिक फंड आप अपने आप को और अपनी वाइफ को मेंटेन एंड अकोमोडेट कर सकते हैं। तो बिल्कुल उनको वीज़ा लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे 2 क्वेश्चन है। आवाज़ कम आ रही, थोड़ा सा ऊंची बोलें। मेरे 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है मेरा, मैंने SLRO डाली थी। मेरा एक अजाइलम केस था जो मैंने विथड्रॉ कर लिया था। ठीक। और उसके बाद मैंने ब्रिटिश नेशनल की शादी की बेस पे SLRO डाली थी। ठीक। मुझे 9 मंथ हो गए मेरे केस को गए हुए, लेकिन अभी तक कोई अपडेट नहीं आया उनकी तरफ से। ठीक। 3 महीने पहले एक रिमाइंडर भेजा था। और 3 महीने पहले एक रिमाइंडर भेजा था कि मेरे केस को 6 महीने हो गए हैं और उन्होंने कहा था आप वेट करें। ठीक। आपसे कि इस किस्म के केस में क्या रिप्लाई आता है आमतौर पे? क्या मतलब आपका इस रिलेशनशिप से कोई बच्चा है, कोई फैमिली मेंबर, कोई डिपेंडेंट चाइल्ड? कोई चाइल्ड नहीं है, लेकिन सिर्फ मैं और मेरी वाइफ मतलब रह रहे हैं। ठीक। आपकी कॉल का शुक्रिया। देखें, नॉर्मली अगर आपके पास यूके में वैलिड लीव ना हो या वो कैटेगरी जिससे आप स्विच कर सकते हो वो ना हो और आप वीज़ा अप्लाई करें, तो होम ऑफिस की जो रिक्वायरमेंट है वो ये कहती है कि आपको अपने वापस जाके अपनी कंट्री से एंट्री क्लियरेंस अप्लाई करना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पे कोई ऐसी सर्कमस्टांसेस, कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हों, आप कहते हैं कि मेरा जाना, आई डू अंडरस्टैंड कि लॉ ये कहता है कि मुझे वापस जाके वीज़ा लेके आना चाहिए, लेकिन मेरे हालात ये हैं कि मेरे बच्चे मेरे डिपेंडेंट हैं, या मैं वापस जाऊंगा वापस आ नहीं सकूंगा, या मेरे वापस जाके आने से जो मेरी वाइफ है वो इफेक्ट होगी, वो मुझ पर डिपेंड करती है। अगर कोई ये सिचुएशन हो तो फिर तो होम ऑफिस कंसिडर करता है कि आपको यहाँ पे डिस्कशन लीव मिल जाती है। लेकिन अगर ये ना हो तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम होने के चांसेस हैं, क्योंकि लॉ के मुताबिक आपको वापस जाके अपने होम कंट्री से वीज़ा अप्लाई करना चाहिए। लेकिन आपने अप्लाई कर दिया, वेट करें जो डिसीजन आएगा। इसलिए मैं इस पर शायद ज़्यादा कोई डिटेल्स में ना जाऊँ या कमेंट्स ना करूँ। वेट करें, जो डिसीजन आएगा उसके मुताबिक अपना एक्शन लेना। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो जी फरमाइए। राजगोल साहब से बात कर सकते हैं? जी मैं बात कर रहा हूँ, फरमाइए मैडम। भाईजान, हेलो भाईजान, हमने ये पूछना था आपसे, मैंने इलीगल से शादी करी थी, राइट? तो उन्होंने शादी करने से पहले केस और किसी के पास लगाया थी, तब वो प्रॉपर लिस्ट नहीं था ना। ठीक। वो उन्होंने फीस भी ले ली, एवरीथिंग ले ली, किसी की चेक पे करी सी। वो हैपन है हुन जिदा ਉਹਦਾ ਕੇਸ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਰੋਡ ਕਰਦਾ ਸੀ ਬਹੁਤ, ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਫਰੋਡ ਕਰੀ, ਕਾਫੀ ਉਹਨੇ ਪੈਸਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਅਨਫੋਰਚੂਨਟਲੀ ਉਹਨੂੰ ਕੈਚ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ, ਹੈ ਨਾ, 2 ਵੀਕਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮਿਸਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ भी उन जा नहीं सकती कोर्ट में या किदा वरेवर, है ना। तो हमने फ्रेश एप्लीकेशन डाली सी शादी के बेस। मैंने शादी उससे करी है 2011 सितंबर च।
हमने नई एप्लीकेशन डाली सी न्यू सोलिसिटर के थ्रू। मैं उसके पास गई सी का सोलिसिटर के पास, सोलिसिटर बोल रहे हैं कि जनवरी तक वो कोई डिसाइड नहीं कर रहे इमिग्रेशन वाले। उन्होंने अब जिदा फाइल पूरी एक साइड कर दिया सा वो आई थिंक इसका और भी काफी केसेस है ना इस फ्रॉड दे विच फड़े गए है ना। तो वो सोलिसिटर मेरा बोलता है भी कुछ नहीं असी कर सकते। मैं कहंदा कुछ नहीं कर सकता हुन उस की कर सकीए सॉरी मैंने थोड़ा मैं दो चीज़ां पुछ ला प्लीज। ਤੁਸੀਂ शादी की या ਤੁਸੀਂ ब्रिटिश नैशनल हो, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੇ शादी की ਤੇ ਕੋਈ स्टेटस नहीं है, दिस इज द क्वेश्चन। आई थिंक मेरा ख्याल आपकी कॉल ड्रॉप हो गई। मैडम आपकी कॉल का शुक्रिया। मेरा ख्याल आपने काफ़ी सारी जो अपने सोलिसिटर के बारे में बातें की हैं शायद वो मेरे लिए रेलेवेंट नहीं है, मैं इंशाल्लाह लाइव पे उस पर कोई कमेंट्स ना करूं। अगर मुझे जो अंडरस्टैंडिंग हुई है आप ये कह रहे हैं कि आप दोनों में से एक के पास यहाँ पे स्टेटस है वो यहाँ पे सेटल्ड है और दूसरा जो आपका स्पाउस है शायद उसके पास वीज़ा नहीं है और आपने शादी करके वीज़ा अप्लाई किया, लेकिन जो अप्लाई किया जिस अपने बंदे से जो आपका रिप्रेजेंटेटिव था अब उसकी जितनी फ़ाइलें हैं वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। आई थिंक ये आपका क्वेश्चन है। देखिए अगर वो कोई कर भी रहे हैं आपके पास राइट है गो टू द अदर सोलिसिटर, आप उनको अथॉरिटी लेटर दें कि हम लोगों ने इस सोलिसिटर के ज़रिए अपना केस लॉन्च किया था, ये हमारी डिटेल्स है, अब हम नए सोलिसिटर को अपना रिप्रेजेंटेटिव नॉमिनेट करते हैं। अब वो अथॉरिटी लेटर लेके अपना एक लेटर बना के होम ऑफिस को इन्फॉर्म करेगा कि ये अब हमारे क्लाइंट हैं जो इस केस में जा रहा है, बताएं। देखिए अगर आपके रिप्रेजेंटेटिव के ख़िलाफ़ कोई इशू है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जितने भी लोगों ने अप्लाई किया वो उसमें इफेक्ट करेंगे। आपके पास फुल फ्लज राइट है कि यू कैन मूव एनी अदर सोलिसिटर, उसको जाके अथॉरिटी लेटर दें ताकि आपके केस को वो चेज अप कर सके और होम ऑफिस आपके साथ प्रॉपर करस्पॉन्डेंस कर सके। जो भी रिजल्ट आएगा, जो भी आपके फैक्ट्स हैं वो उसके बारे में बाद में डिस्कस करना, लेकिन सबसे जो फर्स्ट स्टेप है वो ये है कि अपना चेंज करें, इन्फॉर्म करें, अथॉरिटी दें ताकि आपके केस के बारे में अपडेट ली जा सके। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम रियाज गुल साहब, की हाल चाल है तुहाडा? ठीक हो तुसी? अल्लाह मेरा शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक जनाब। तुहाडा प्रोग्राम बड़ा अच्छा है और इस प्रोग्राम तो बड़ा फायदा होंदा, साडे बड़े मसले मसाइल हल हो जाने। मेरा जनाब तुहाडे को सवाल है, मैं 2011 25 दिसंबर इस कंट्री च आया था स्पाउस वीजे ते। मेरी मिसिस को इनडेफिनेट वीजा है, ठीक, ते मेरा जो टाइम पूरा हो रहा है 2 साल का और दिसंबर च हो रहा है, यानी कि मैं उसको 28 दिन पहले अप्लाई करना, मैं इनडेफिनेट दी एप्लीकेशन पुट अप करनी है। मैं जानना चाह रहा हूँ उसकी रिक्वायरमेंट की है, की चीज़ां चाहिए होंदियां ने, प्लस उस दे विच एक और चीज़ पूछना चाह रहा कि 28 दिन पहले करना है और इस तो अलावा अगर कोई पब्लिक बेनिफिट रिसोर्स अगर कोई लै रहे लाइक जिस तरह वर्किंग टेस्ट क्रेडिट होंदा है उसका मेरे इस ते वीज़े ते की असर पवेगा ते या उसका मनु नुकसान हो सकता है, फायदा हो सकता है की? ते दूसरी चीज़ मैं पूछना चाह रहा था कि जिहड़ा रिक्वायरमेंट है इनडेफिनेट वीज़ा दी, इस दे विच अगर मतलब तुसी चाहो कि जितनी जल्दी मतलब कुछ लोग ऐसे होंदे ने जिहड़ा 1 डे एप्लीकेशन पुट अप करते हैं तो जी नॉर्मल एप्लीकेशन पुट अप होती है उसका ड्यूरेशन कितना होता है, कितने टाइम में उसका आंसर आता है? ठीक ठीक, आपकी कॉल का शुक्रिया और आपके कमेंट्स का शुक्रिया। जो लोग यहाँ पे स्पाउस वीज़े के लिए आते हैं 2 साल का प्रोबिशन पीरियड पूरे करते हुए वो इंडेफिनेट अप्लाई करते हैं, लेकिन राइट है कि वो 28 डेज़ पहले इंडेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। अब सेम डे जो ऑप्शन है बिल्कुल अवेलेबल हैं, आप 28 दिन से पहले की कोई भी फंड बुक करवा के आप सेम डे जाएं और उसमें जितने भी सेंटर हैं इमिग्रेशन के किसी में भी जाके अपनी एप्लीकेशन कर सकते हैं। लेकिन पोस्ट करेंगे तो उसमें शायद 5 से 6 बार लग सकते हैं। जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो ये कि आपने 2 साल इकट्ठे रहे, उसकी डिफरेंट करस्पॉन्डेंस फॉर द डिफरेंट टाइम्स में, आपके नाम पे, आपकी मिसेस के नाम पे, किसी किस्म के वो 5-6 लेटर्स आपके नाम पे हों, आपकी मिसेस के नाम पे हों, एक्सेप्टेबल। सेकेंडली आपने जब भी ये 2 साल गुजारे हैं कोई बेनिफिट या किसी किस्म के स्टेट पे रिलाई नहीं किया, पूरी कोशिश करें कि किसी किस्म के बेनिफिट ले रहे हैं उसको स्टॉप करें। अगर आपके हालात पहले ऐसे नहीं थे कि आप मेंटेन करने थे, आपके अभी भी स्टॉप करके अपने आप को रेगुलेट करें कि आप अपने आप को अपनी फैमिली को विदाउट रिकॉर्स टू पब्लिक फंड मेंटेन अकोमोडेट कर सकते हैं। जो सेकंड है कि आपका रिलेशनशिप सबसिस्टिंग है, बिल्कुल ये साथ लगाएं, लाइफ इन यूके टेस्ट पास करें, अप्लाई करें, आपको इंडेफिनेट मिल जाएगा।
आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मैं 2009 के अंदर 2008 के अंदर आया था, स्टूडेंट वीजा आया। ठीक। तो उसके बाद मैंने अप्लाई किया एक्सटेंशन के लिए 2010 के अंदर, या तो मेरा साल उन्होंने चलाते रहे फिर उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, राइट। ठीक। उसके बाद फिर मतलब आई सपोज टू बी लीविंग, बट मैं नहीं गया यार फॉर सम रीजन यार। लेकिन अभी मेरे को पूछना है, अगर मैं अभी वहाँ से होम कंट्री रिटर्न करता हूँ तो मेरे पे कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं होगी वापस यूके वीजा अप्लाई करने की? पहली बात तो ये है। ठीक। और दूसरा मैं पूछना था कि लाइक क्या मैं शादी कर सकता हूँ यहाँ पर? ऑब्वियसली मेरी गर्लफ्रेंड है यार, लिविंग टुगेदर यार, बट आई जस्ट नीड टू नो अबाउट दैट, यू नो। ठीक। फर्स्ट क्वेश्चन, अगर आप यहाँ पे ओवरस्टे होते हैं, कोशिश करें कि आपको जो टाइम देते हैं उसके अंदर अंदर या तो एप्लीकेशन करें या फिर यहाँ से लीव कर जाएं, ताकि अगर आप फ्यूचर में कोई एप्लीकेशन करते हैं तो ये आप पे एक कोई कंडीशन ना लगे या ये आप पे एलिगेशन ना लगे कि आपने यूके में ओवरस्टे रहे या आपने इलीगल स्टे किया। कोई बात नहीं, अगर आप चले जाएं, बता दें कि ये रीज़न थी, मैं फ़ाइट कर रहा था केस को, लेकिन अब मैं वापस जाने का प्लान कर लिया है, तो अप्लाई जाके वापस कोई अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड जो आपका क्वेश्चन था कि आप यहाँ पे शादी करने जाते हैं, बिल्कुल शादी का हर बंदे को राइट है, उसका कोई भी स्टेटस हो, लेकिन क्वेश्चन ये है कि जब आप शादी रजिस्टर करने जाएंगे तो वहाँ पे आपको रजिस्ट्रार दो चीज़ें पूछेगा, प्रूफ ऑफ आईडी एंड आपका जो यहाँ पे लीगल स्टे है या नहीं है। अगर आपके पास स्टे हो फेयर इनफ, अगर नहीं होता तो फिर अगर वो इस पर मुतमिन ना हो तो रजिस्ट्रार होम ऑफिस को इन्फॉर्म कर देगा। अब होम ऑफिस वाले आएंगे, आप उसको मुतमिन कर लें, तो रजिस्ट्रार का कोई कंसर्न नहीं है कि आपके पास वीज़ा है या नहीं है। आपको इस बेस पे वो कभी स्टॉप नहीं करेगा, डिनाई नहीं करेगा कि मैं आपकी शादी रजिस्टर नहीं करूँगा कि आपके पास वीज़ा नहीं है। लेकिन अब वो बाउंड है कि वो होम ऑफिस को इन्फॉर्म करे। अब होम ऑफिस आता है, आपका रिलेशनशिप सब्सिस्टिंग है, बता दें कि हम यहाँ शादी करना चाह रहा हूँ, लेकिन उसके बाद मैं जाके अपने कंट्री से जाके अपना वीज़ा अप्लाई कर लूँगा या जो भी रीजंस हैं, तो उसमें कोई इशू आना नहीं चाहिए। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाजरीन, टाइम हुआ छोटी सी ब्रेक का, स्टे विद अस, मिलते हैं वफ़े के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाजरीन, बढ़ते हैं फर्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। Hello there, mate. I just need to know, like, my cousin has been overstayed in England, right? Right. And his passport is with Home Office, yeah? It's overstayed his visa, yeah? Yep. I just need to know, like, if he gets caught by Home Office or UK Border Agency, yeah, so we're going to take him straight away because his passport is expired? Okay, regardless his passport is expired as far as he have the ID, isn't it? So once they will call, they can send him back, because the only thing is always if they can't establish the ID, then they can say, okay, we need to rearrange your documents. But if they have the passport with them, so automatically whenever they just stopped, they can arrest him, they can detain, and they can send them back because they have the ID, they establish that he's a British or whatever the nationality is, and they can send him back. Only on that circumstances, if anybody have no ID, and then the Home Office need to take some time to arrange the documents. But I think in these circumstances, maybe they will straight away they can send him back. Thanks for your call. बढ़ते हैं next कॉल की तरफ। जी फरमाइए। जी फरमाइए। वालेकुम अस्सलाम। भजन, मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरी वाइफ जो है वो रोमानिया की है। ठीक। और मैंने जिस अप्रैल में जो है ना अपना केस भेजा था होम ऑफिस को एज अ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, बिकॉज के हम जो है ना 2 साल से इकट्ठे रह रहे थे। ठीक। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि तकरीबन चौथे महीने मैंने भेजा है और अभी तक मेरा एक्नॉलेजमेंट लेटर उन्होंने नहीं भेजा। ठीक। और अभी जो है ना लास्ट वीक में मैंने शादी भी कर लिया कौंसल में जाके, क्योंकि हम इकट्ठे रह रहे हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मैं स्टूडेंट था, वीजा वगैरह था। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि एक तो मुझे एक्नॉलेजमेंट नहीं आया, और अगर मैं अभी अपना शादी का सर्टिफिकेट भेज देता हूँ तो वो कितनी देर और लगाएंगे, और इसमें रीजन क्या है या क्या वजह है? बस यही वाला क्वेश्चन था आपसे। आपकी कॉल का शुक्रिया। देखिए, आपने फर्स्ट एप्लीकेशन की थी कि आपकी जो स्टेटस है आप अनमैरिड पार्टनर के बेस पे अप्लाई किया था। अब आपकी शादी रजिस्टर हो गई है, मेरी आपको एडवाइस होगी कि आप फ्रेश एप्लीकेशन करें, क्योंकि अगर अनमैरिड पार्टनर की बेस पे आप अप्लाई करेंगे, उसको इस्टेब्लिश करना, डॉक्यूमेंट्स देना, उस पर फिर हम उसका मुतमिन होना, सेटिस्फाइड होना, या उस पर सस्पिशियस या क्वेश्चन, ये एक लंबा क्वेश्चन हो सकता है। इज़ बेटर
क्योंकि आपने अब शादी जिससे करवा ली है, अब मेक अ फ्रेश एप्लीकेशन, फीस है कोई नहीं, 55 पाउंड ओनली कॉस्ट आएगी। सेम वही डॉक्यूमेंट जो आपने पहले प्रोवाइड किए थे उसका बेशक साथ लेटर में कंफर्म कर दें कि पहले मैंने अनमेरिड पार्ट के अप्लाई किया था, तमाम डॉक्यूमेंट्स मैंने सबमिट किए थे, उसकी कॉपी ये है, और जब से आपने अप्लाई किया उस वक्त से लेके आज तक जो और आपके पास करस्पॉन्डेंस या कुछ और चीज़ें आपके पास हैं उनको साथ अटैच करें, पुराने डॉक्यूमेंट्स की कॉपी साथ लगाएं, और आपकी जो वाइफ काम करती है, जो भी जिस तरीके से भी अपने यूरोपियन TT राइट्स को एक्सरसाइज कर रही है उसका प्रूफ लगाएं, मैरिज सर्टिफिकेट लगाएं, और आपकी वेडिंग की पिक्चर लगाएं, ताकि आपके केस को मोर स्ट्रांग हो और होम ऑफिस को कंसिडर करने में आसानी हो। आपके पास वैलिड लीव है, कोई इशू नहीं, फ्रेश एप्लीकेशन करने में ओनली 55 पाउंड कॉस्ट आएगी, वो भी इशू नहीं। सो बेटर होगा बजाय से कि आप पहली एप्लीकेशन का वेट करें। नो, अब आपका केस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, अभी अप्लाई करेंगे वो आपकी ज़्यादा फेवर में जाएगा। लेकिन अगर आप उसी केस को दोबारा पास मैरिज सर्टिफिकेट भेजेंगे, क्योंकि आपने अप्लाई किया था अनमैरिड पार्टनर की बेस पे, आप डॉक्यूमेंट्स देते जाएं, लेकिन इससे कोई इतना फ़र्क पड़ सकता है। लेकिन आइडियल होगा कि आप फ्रेश एप्लीकेशन करें ताकि उनको केस डिसाइड करने में आसानी हो। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो जी फरमाइए। हेलो जी, मैंने FLRO की एप्लीकेशन की थी होम ऑफिस में। ठीक। तो होम ऑफिस ने वो डिसीजन मेरा नहीं कर रहे थे मेरी एप्लीकेशन का, तो फिर मैं कोर्ट में गया और कोर्ट में जाके कंसर्न ऑर्डर साइन हुआ जो 6 माह का था। ठीक। 6 मंथ के बाद होम ऑफिस ने मेरा डिसीजन नहीं किया, तो जब मैंने उनके होम ऑफिस के सॉलिसिटर को फोन किया, जो ट्रेजरी सॉलिसिटर जिसको कहते हैं, तो उन्होंने कहा कि आपका वो सिक्योरिटी चेक के लिए केस हम जल्दी डिसीजन कर देंगे। तो मेरा सवाल ये था कि आप कितनी देर और लगा सकते हैं और क्या करना चाहिए मुझे अब? आपकी कॉल का शुक्रिया भाई। मेरा ख्याल है कि टाइम पे हम लोग सॉलिसिटर कोई भी या रिप्रेजेंटेटिव अनफॉर्चुनेटली एडवाइस नहीं कर रहा। रीज़न ये है कि उन्होंने 6 मंथ का टाइम लिया था, कंसेंट ऑर्डर साइन हुआ कोर्ट में, अब उन्होंने डिसाइड नहीं किया। वो कहते हैं हम स्टिल आपको सिक्योरिटी चेक कर रहे हैं। यही आपके पास ऑप्शन है, खुद कॉल करें, सॉलिसिटर लेटर लिखें, चेज करें, अगर कोई बात नहीं बनती लोकल MP के पास जाएं, उनका लेटर लिखाएं, ताकि उनको जितना पुश कर सकते हैं करें। लेकिन टाइम पे शायद मैं कोई एडवाइस ना कर सकूं। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, आपसे एक सवाल है मेरा। आपसे पहले पूछा था, मैंने अपने हस्बैंड के लिए स्पाउस वीज़े के लिए अप्लाई किया हुआ है FLRM के 9 जुलाई से पहले 2012 का। तो आपने कहा था कि मैंने आपको बताया था कि 1 साल से ऊपर हो गया, तो होम ऑफिस कोई जवाब नहीं दे रही। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मेरे और मेरा एक बेबी भी है हमारा, तो मैरिज सर्टिफिकेट सब कुछ ओरिजिनल उनको भेजा हुआ है। 1 साल से ऊपर हो गया है, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो आपने कहा था कि अपने MPA से जाके ना, तो उनसे वो उनको चेस करें। तो MPA को हमने उसके सिस्टम से बात हुई है, तो उसमें UK BA वालों को जो है ना पूछा, तो उन्होंने कहा है कि लास्ट जुलाई 24 जुलाई को ना मैंने फ़ोन किया, तो उन्होंने कहा है कि हमने जो मेरे हस्बैंड का पहले शादी से पहले स्टेटस था, लेगेसी में उन्होंने अप्लाई किया हुआ था, उसके बिहाफ पे ना उनको 17 जनवरी 2016 का उनको स्टेटस मिला है। लेकिन हमने आपने अपने सॉलिसिटर के पास जाए, हम अपने सॉलिसिटर के पास गए हैं, तो उसने कहा कि मुझे कोई जो है ना लेटर नहीं मिला और ना मुझे कोई ऐसे डॉक्यूमेंट रिसीव हुए हैं होम UK BA वालों की तरफ से कि आपको कोई स्टेटस मिला है। तो सर आप मुझे थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करें अब हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं कि हमने स्टेटस उनको दे दिया लेगेसी में, स्पाउस में नहीं दिया, और सॉलिसिटर कह रही है कि देखिए ना 24 को आज 15 है, इतना गैप हो गया। आप प्लीज मुझे ये बताएं कि इतने दिन लग जाते हैं होम ऑफिस को सेंड करते हुए? सबसे पहले आपको कांग्रेचुलेशन, उनको अगर वीज़ा मिल गया है किसी भी कैपेसिटी में, अगर स्पोज पे या लेगेसी में, दोनों में कम से कम उनको स्टे हो गया है। अगर होम ऑफिस ये कहता है कि हमने आपको वीज़ा ग्रांट कर दिया वेदर लेगेसी में या स्पाउस वीज़े में, और हमने अपने डॉक्यूमेंट्स आपके जो सॉलिसिटर को भेज दिए हैं, ये एक पार्ट है, अंडरस्टैंड हो रहा है कि शायद अभी रास्ते में पोस्ट हो टेक, ये सम टाइम महीने में होता क्या है कि जो केस वर्कर है वो डिसाइड कर लेता है, फिर पोस्ट में देर लग जाती है, जब वो पोस्ट करते हैं डिस्पैच करते हैं टाइम लग सकता है। अगर सॉलिसिटर को नहीं मिला, आपके पास गुड डॉक्यूमेंट्स हैं बिल्कुल क्लियरली, जो लेटर उन्होंने MP को भेजा है
उसकी कॉपी और जाके उसको बताएं कि ये कॉपी है जिस पे लिखा हुआ कि वीज़ा ग्रांट हो गया। आप होम ऑफिस को लेटर लिखें कि हमें अभी तक कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मिला, कोई आईडी नहीं मिली, कोई लेटर नहीं मिला। तो प्लीज़ अगर आपने पहले भेजी है तो फिर ना, अगर नहीं भेजी तो प्लीज़ दोबारा भेजें, या अगर आपने भेजी है हमें नहीं मिली, कहीं लॉस्ट हो गई है, तो आप उसकी डुप्लीकेट या उसकी कॉपी हमें दोबारा फिर भेजें। तो बिल्कुल आप, क्योंकि आपको अगर वीज़ा ग्रांट हो गया है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर सॉलिसिटर को मिला नहीं मिला, रास्ते में होम ऑफिस ने भेजा नहीं भेजा, अब आप एंटाइटल हैं, आपको कॉपी डुप्लीकेट किसी किस्म से भी आपको कोई आईडी अब मिल जाएगी। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम रियाज साहब। वालेकुम अस्सलाम। रियाज साहब मेरा नाम यूसुफ है। मेरे सिस्टर आए सन कोई 10 साल पहला विजिट वीजे ते थे। ठीक। ਤੇ ਉਹ ਓਵਰਸਟੇਅਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬੱਚੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅਪਲਾਈ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ 7 ਈਅਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਰੂਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ। ਠੀਕ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੇ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕਰੋ। ठीक। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਜਵਾਬ नहीं आया अभी तक। पर उन्होंने एप्लीकेशन 2 साल पहले डाली थी। हाँ जी, कोई तकरीबन कोई 1.5 साल पहले। ओके। वैसे तो ये है कि जो 7 साल की बेस पे लॉ बेशक 9 जुलाई को आया है, लेकिन अगर उससे पहले भी किसी लोगों ने अप्लाई किया हुआ है ऑन द बेस ऑफ 7 ईयर्स, अब उनको भी वो नए लॉ के मुताबिक कंसिडर कर रहे हैं। आपका अगर दिसंबर में पिक्चर्स मांग रही हैं, वही अगेन एडवाइस, उनको चेज़ करें, लेटर लिखें, खुद कॉल करें, सोर्स को बोलें कॉल करें। लेकिन आजकल 6 मंथ 8 मंथ जो कि आउट ऑफ द इमिग्रेशन रूल्स एप्लीकेशंस हैं उसमें बिल्कुल लग रहे हैं। आप पता नहीं होम ऑफिस के पास क्या रीज़न्स है कि काफ़ी ये जो ख़ास तौर पे जो इमिग्रेशन रूल्स के अलावा एप्लीकेशन जो FLRO वगैरह हैं या ह्यूमन राइट्स के एप्लीकेशंस हैं, तो इस पे वो थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं। आप वेट कर लें या उनको चेज़ करें लेटर के ज़रिए, कॉल के ज़रिए, बाय द सोलिसिटर। तो होपफुली अब आपका जो केस है वो आपकी फेवर में डिसीजन आएगा। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं नवंबर 2011 में अपना स्पाउस वीज़ा लेकर शादी करके यहाँ पर आया था। ठीक। तो अब मेरे पास 2 ईयर एंड 3 मंथ का वीज़ा है और वो एक्सपायर होने वाला फरवरी में। ठीक। तो मुझे जानना है कि मुझे क्या क्या चाहिए अब अप्लाई, इंडेफिनिट अप्लाई करने के लिए। आप नवंबर में यूके में आए थे, आप क्वालिफाइड करते हैं कि 2 साल पूरे होने पे बेशक आपके पास वीज़ा फरवरी तक है, आप नवंबर में अपना इंडेफिनिट अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आप 2 साल इकट्ठे रहे, डिफरेंट करस्पॉन्डेंस आपके नाम पे, आपकी मिसेस के नाम पे, कि एस्टेब्लिश हो कि आप इकट्ठे रह रहे हैं, आपका रिलेशनशिप सबसिस्टिंग है, अभी भी आपका वो हस्बैंड और वाइफ के तौर पे आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, और ये सारे प्रूफ लगा के आप अप्लाई करें। साथ ही साथ आपने लाइफ इन यूके टेस्ट पास करना होगा कि आपके पास सफिशेंट इंग्लिश आपकी प्रोफिशेंसी है। ये 2 चीज़ें लगा के आप भेजेंगे तो आपको इंडेफिनिट मिल जाएगा। आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं, बाय पोस्ट भेज सकते हैं जिसमें 4 से 6 माह लग रहे हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो आप सेम डे जाके किसी भी सेंटर में बुक करवा के सेम डे जाएँ, सुबह जाएंगे तो सेम डे आपको वीज़ा मिल जाएगा। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। जी फरमाइए। रियाज साहब, मेरा नाम सईद है और मुझे आपसे पूछना ये है कि मेरी मिसेस जो है वो यूरोपियन है। ठीक। और वो 5 साल से यूके में है और उन्होंने जो जॉब की है वो लिविंग केयर की है। तो अभी कुछ स्किन कंडीशंस की वजह से वो जॉब कंटिन्यू नहीं रख सकी और वो पहले किसी और सिटी में थी, अब हम इकट्ठे मूव किए हैं शादी के बाद से। ठीक। तो अभी मसला ये है कि मतलब मैं अभी लिवरपूल में हूँ, कल सुबह मेरा 9 बजे इंटरव्यू है और मुझे बाद में पता चली या कुछ इस तरह से, क्योंकि कोई लीगल एडवाइस ऐसी थी, जिन दोस्तों से पता किया उन्होंने कहा कोई ऐसी जरूरत नहीं है। जो बेसिक रिक्वायरमेंट थी उसकी सैलरी स्लिप्स थी, हमारे लिविंग एड्रेस वगैरह थे, और क्योंकि हम शेयर्ड अकोमोडेशन में रह रहे थे तो लिहाजा हमारे नाम पे कोई बिलिंग्स वगैरह भी नहीं थी। हमने मैरिज सर्टिफिकेट और उसकी सैलरी स्लिप। आपका कल इंटरव्यू किस लिए है? कल उन्होंने होम ऑफिस ने कॉल किया इंटरव्यू के लिए कि लाइक आप मतलब आए यहाँ पे, तो जो भी एविडेंस है आपके पास वो ले आए। अब मैं सिर्फ इस वजह से थोड़ा सा वरीड हूँ, क्या मेरी वाइफ जो है वो किसी तरह की कोई इंश्योरेंस या NI क्योंकि जॉब नहीं कर रही है, लेकिन उनके पास वो उनके अकाउंट में पैसे बहुत हैं, लाइक मतलब
सेल्फ सफिशिएंट है आप कह लें, या हमने किसी तरह का, उन्होंने पिछले 4 सालों में कोई बेनिफिट भी क्लेम नहीं किया। मैं फिर दोबारा सेम क्वेश्चन रिपीट करूंगा कि आपने कोई अप्लाई किया था, इसका इंटरव्यू आया है, या उन्हें आपको कहीं स्टॉप किया तब मैंने इंटरव्यू? रेजिडेंस कार्ड के लिए अप्लाई किया, मैं स्टूडेंट आया था 2010 में यहाँ पे। और आपको एज ए डिपेंडेंट 4 साल से आप यूरोपियन के साथ रह रहे हैं, इज राइट? जी ठीक। लो तो ये कहता है कि आपने 5 साल पूरे करने हैं, 5 साल पूरे होके आपने अप्लाई करना है, अपने 4 साल की बेस पे क्यों अप्लाई किया? नहीं, एक्चुअली मैं तो स्टूडेंट था ना, मैंने अभी शादी की है, मेरी मिसेज यहाँ पे पहले से थी 5 साल से यहाँ पे। मेरी शादी मतलब शादी को मैंने फरवरी में की है। जो ठीक ठीक ठीक, आपकी बिल्कुल समझ, आपकी कॉल का शुक्रिया। आपने अभी शादी की है, आप डिपेंडेंट वीज़ा अप्लाई किया है, उसके लिए आपका इंटरव्यू है। उसके लिए सिर्फ 2 चीज़ें जो बेसिक होम ऑफिस का कंसर्न है कि ये चेक करना कि क्या आपका रिलेशनशिप जेन्युइन है, ये इंटरव्यू का मकसद है। वो काम कर रही हैं, वो एम्प्लॉई हैं, वो बिल्कुल एक सेकंड पार्ट है, कंडीशंस है फॉर द वीज़ा के लिए। अगर वो पहले काम कर रही हैं, उनके पास इंश्योरेंस नाम भी हो तब भी एक्सेप्टेबल है उनके। लेकिन क्योंकि जब आप स्पाउस के बेस पे अप्लाई करते हैं, वहाँ पे कैटेगरीज हैं कि आप किस बेस पे डिपेंडेंट जाना चाहते हैं। ये कहना कि मेरी वाइफ के पास सफिशिएंट फंड्स हैं 10,000 20,000 इज नॉट एक्सेप्टेबल। या तो वो फुल टाइम एम्प्लॉई हो, सेल्फ एम्प्लॉई हो, फुल टाइम स्टूडेंट हो, इनमें से कोई सी कैटेगरी में उनको अपने यूरोपियन जो राइट्स हैं उनको एक्सरसाइज करना चाहिए। अगर वो इनमें से कोई कर रही हैं तो बिल्कुल जाके उसका प्रूफ दें, जाके बता दें। लेकिन फिर अगेन जो कल का इंटरव्यू है उसका जो मकसद बेसिकली कि आपके रिलेशनशिप को चेक करना कि आपका जेन्युइन रिलेशनशिप है। जो जितने भी क्वेश्चंस होम ऑफिस वाले पूछेंगे वो रिगार्डिंग बिटवीन योर एंड योर वाइफ रिलेशनशिप के होंगे, कैसे रह रहे हैं, कब से रह रहे हैं, इस पे ज़्यादा फोकस होगा। इसलिए अब सुबह को 9 बजे इंटरव्यू है, आप टाइम इतना अपने आपको स्ट्रेस में ना लेके जाएं, जस्ट कूल डाउन, कॉम डाउन और जाके कल इंटरव्यू दें। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम रियाज साहब। वालेकुम अस्सलाम। हम लोग बड़े शौक से आपका प्रोग्राम देखते हैं, माशाल्लाह बड़ी लोगों की अच्छी रहनुमाई, लीगल एडवाइस आपकी बहुत अच्छी होती है। सब लोग बहुत शुक्रिया आपके। तो मेरे 2 छोटे से क्वेश्चन हैं जी, तो अगर उस सिलसिले में आप रहनुमाई दे दें। फरमाइए। एक तो मेरी ILR इस साल हुई है अप्रैल में, ठीक। तो मैं Tier 1 एज जो है ना जनरल पे 5 इयर्स कंप्लीट मेरे हो गए थे। ठीक। तो ये पूछना है कि मेरी मिसेज आई थी जून में, तो उनकी ILR जून में हुई है मेरे। ठीक जी, मुझे लगता है कि शायद आपकी जो लाइन आपकी ड्रॉप हो गई। प्लीज़ आप मुझे दोबारा कॉल कर सकते हैं ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं। जी बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। जी फरमाइए। हेलो जी, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है, बोलिए क्या सवाल आपका जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल जो है जी, मैं जहाँ का ब्रिटिश सिटीजन हूँ। ठीक। तो मैंने ना अपने ग्रैंड्स बच्चों के लिए मैं भेजे थे पेपर, तो मेरे उन्होंने रिफ्यूज हो गई थी। ठीक। उदू बाद मैं अपील की थी, अपील में मेरी अप्रैल क्लीयर हो गई सी। ठीक। ਤੇ ਹਜੇ ਤਾਈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ 2 ਈਮੇਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ ਤੇ ਫੈਕਸ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ। ਸਹੀ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ? ਅਗਰ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਅਪੀਲ ਲਾ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨੋਰਮਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 4-6 ਵੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਆ, ਨੋਰਮਲੀ ਉੱਥੇ ਈਮੇਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਐਮਬੈਸੀ ਦਾ ਕਿ ਉਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਔਰ ਅਰਜੈਂਟ ਆਪਣਾ ਡਰੋਪ ਕਰੋ ਈਮੇਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਪੀਲ ਨੰਬਰ ਆ ਉਹ ਅਲਾਓ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਦੱਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਰਸਪੋਂਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। लेकिन सैकेंड ऑप्शन बिल्कुल थोड़े कोल ईमेल वाली हैगी आ, लेकिन दिल्ली वाला क्योंकि मेरी पर्सनल मेरा देखना चाहे कि तुम अगर कॉल करोगे तो ज़्यादा इफेक्टिव थोड़ा आंसर मिल सकता। उन्हें नंबर पर कॉल करके दसो कि असी अप्लाई किया, रिफ्यूज़ हो गया, अपील की, अपील अलाउ हो गई तो असी हाले तक कोई थोड़े लोग कोई रिस्पॉन्ड नहीं मिले ताकि असी अपने पासपोर्ट जमा करवाइए तो उन्होंने वीज़ा मिल के वो इत्थे आ सकन।
मेरा ख्याल है कि कॉल जी है ज़्यादा इफेक्टिव हो सकती है, लेकिन डेफिनेटली ईमेल भी करते रहो। दो ही तरीके है, कॉल करना या ईमेल करना, क्योंकि उनका फैक्स नंबर जो तो बिल्कुल उन्होंने ज़्यादा यूटिलाइज नहीं करते हो जी। थोड़ी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ जी, फरमाइए। हाँ जी गुल साहब जी, मैं इतों वुलवरहैम्पटन तो बोलता पिया जी, फरमाइए। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਸਪੌਂਸ ਵੀਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਪੇਪਰ ਇਤੋਂ ਭੇਜੇ ਸੀ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ 18600 ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਕੇ 15150 ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਲੱਸ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 5-6000 ਪਾਉਂਡ ਹੈ ਸੀ। ਠੀਕ। ਤੇ ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅਪੀਲ ਆਈ ਹੈ, ਅਪੀਲ ਦੇ ਪੇਪਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਤੇ, ਅਪੀਲ ਦੀ ਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਕਤੂਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ 13 ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ 13500 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ? 18600 ਦੇ ਜਾਂ 13500 ਦੇ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੀਦੇ ਆ ਨੋਰਮਲੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ 13500 ਜਾਂ 18600 ਦਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਬਸ ਇਹੀ ਸੁਣਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਤੇ ਅਪੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਨੇ? ਠੀਕ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਲਾਅ ਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੀ ਆ 18600 ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਿਸੀਜਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਚੈਲੰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਲਾਅ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, अब मेरे तमाम व्यूवर्स ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ 18600 ਦੀ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਬਣੇ। ਜਦੋਂ ਲਾਅ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨਾਲ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ 18600 ਦੀ ਬਜਾਏ 15600 ਜਾਂ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਉਨੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਫ ਆ, ਅਗਰ ਸੈਲਫ ਇੰਪਲੋਏ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ UTR ਨੰਬਰ, ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨਸ, ਇਨਵਾਇਸਿਸ, ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਜੋ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਇਹ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਣ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ 18600 ਆ, ਉਹ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਦੋ ਐਵੀਡੈਂਸ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਨੰਬਰ 1 ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਨਕਮ, ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰੂਫ ਆਫ ਇਨਕਮ। सोर्स ऑफ इनकम ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ ਐਜ਼ ਅ ਸੈਲਫ ਇੰਪਲੋਈ, ਆ ਮੇਰੀਆਂ ਇਨਵਾਇਸਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੂਫ ਆਫ ਇਨਕਮ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ, ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੂਫ ਆਫ ਇਨਕਮ। ਅਗਰ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ, ਇਨਵਾਇਸਿਸ ਔਰ ਇਨਵਾਇਸਿਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੈਚ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ 18600 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਥ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਾ ਕੇਸ ਕੋਰਟ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕੋਰਟ ਮੰਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਵਾਲੇ ਸਬਮਿਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਸਿਰਫ ਕਿਹਾ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ 18600 ਆ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟਸ HM ਰੈਵਨਿਊ ਸਬਮਿਟ ਕਰੋ, ਉਹਦਾ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ ताकि थोड़ा जड़ा केस स्ट्रॉन्ग साबित हो सके। थोड़ी कॉल का शुक्रिया। नाजरीन, हमारा ईमेल एड्रेस स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। मुझे शायद एडवाइस किया गया कि ये हमारी लास्ट कॉल थी। मेरा और आपका साथ जहाँ तक, जिन्होंने हमारे प्रोग्राम में कॉल किया रहा उनका शुक्रिया। जिनसे हम कॉल नहीं ले सके उनसे नेक्स्ट से मुलाकात होगी सेम टाइम ऑन वीनस TV। तब तक मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।